वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर जहां पर हमने टॉपिक लीव आउट किया था वो था मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक दैट इज मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और उसके अंदर आज हम स्टार्ट कर देंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। बट स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं कितने मेथड्स हैं और कौन से हमने करने हैं और कौन सा मेथड नहीं करना ये भी देखना है। So the very first method of valuation of goodwill is average profit method, which is divided in two parts. There is simple average profit and weighted average profit. हमने इसको नहीं करना है, हम इसको करेंगे simple average profit method को, and the second method is super profit method, and the third method is capitalization method, and further capitalization method is also divided in two parts, that is capitalization of average profit and कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो दीज आर द मेथड्स, जो ये तीनों मेथड्स को हम एक बार खत्म करेंगे और हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट एवरेज प्रॉफिट या फिर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड, दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड इज यू हैव टू फाइंड एवरेज प्रॉफिट। नाउ एवरेज प्रॉफिट आपने कैसे निकालना है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। आपको क्वेश्चन के अंदर ना प्रॉफिट्स बताएंगे किस साल के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, तो आपने जितने भी साल के वो प्रॉफिट गिवन है उसको प्लस करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। नाउ कितने साल थे डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स कर दो। अभी एक एग्जांपल करेंगे, चलिए साथ के साथ कर लेते हैं। सो जब हमें एक ही क्वेश्चन गिवन है इयर्स प्रॉफिट्स, 2015 के अंदर 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 16 के अंदर 12,000 का प्रॉफिट हुआ, 17 के अंदर 14,000, 18 के अंदर 14,000। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालना है? इन सभी प्रॉफिट्स को आपने प्लस करना है। सम अप करने के बाद ये जो प्रॉफिट का टोटल प्रॉफिट आएगा वो देखते हैं, ये आएगा 50,000। सो देयरफॉर हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो आया ₹50,000। डिवाइड कैसे करना है? नंबर ऑफ इयर्स। कितने साल है यहाँ पर? 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4। सो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर? एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹12,000 1500। सो स्टेप नंबर 1 इज ओवर हियर, खत्म स्टेप नंबर 1। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, सबको प्लस करो, डिवाइड बाय कितने सालों का प्रॉफिट था उससे डिवाइड कर दो, एवरेज प्रॉफिट। Step number 2 is find goodwill, our main concern. Goodwill कैसे निकालनी है? Average profit multiplied by number of years purchase. Now what is this number of years purchase? Number of years purchase का मतलब है इतने सालों तक हमें सिमिलर ऐसे ही प्रॉफिट्स होते रहेंगे, सिमिलर प्रॉफिट्स होते रहेंगे। Now in this question हमारे पास number of years purchase है 2। इसका मतलब क्या होता है? 2 साल तक इस तरह के प्रॉफिट्स होते रहेंगे, सिमिलर प्रॉफिट्स होते रहेंगे, और इसको आपने निकालना नहीं है। इट इज ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। लेट मी राइट ओवर हियर, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारे सॉल्यूशन को। एवरेज प्रॉफिट निकाला था 12,500 का, आगे देखते हैं गुडविल। So average profit है 12,500 and number of years purchase is 2। क्वेश्चन में बताया होगा, तो multiply by 2। Therefore हमारे पास goodwill कितनी आ जाएगी? 25,000 and this is our answer। 25,000 is value of goodwill। So I hope कि ये क्वेश्चन और ये मेथड आपको समझ में आया। बट यहां पर ये मेथड खत्म नहीं होता, इस मेथड के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं। वो एडजस्टमेंट्स किसके रिगार्डिंग है? वो रिगार्डिंग है टोटल प्रॉफिट्स। सो देयर आर सम एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू टोटल प्रॉफिट्स। चलिए अब हम समझते हैं एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग टोटल प्रॉफिट। सो द वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट रिगार्डिंग टोटल प्रॉफिट इज एब्नॉर्मल लॉस। नाउ एब्नॉर्मल लॉस होता क्या है और इसकी क्या एडजस्टमेंट है वो समझ लेते हैं। एब्नॉर्मल लॉस वो लॉस है जो रेगुलर नेचर का नहीं है। नाउ बीइंग इट इज नॉट इन रेगुलर इन नेचर, तो ये जो लॉस है ये एवरी ईयर नहीं होगा, हर साल नहीं होगा, इसीलिए
हम इसको क्या करते हैं, इट इज एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट। सो एब्नॉर्मल लॉस शुड बी एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट। रीजन क्या है, बिकॉज दे विल नॉट इंकर इन फ्यूचर, फ्यूचर में नहीं होने वाले, एंड सो आवर प्रॉफिट्स विल बी इंक्रीज्ड। सो एब्नॉर्मल लॉस से एक ईयर का प्रॉफिट तो कम हो गया, बट आने वाले ईयर्स या जो दूसरे ईयर्स हैं उनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। इसीलिए हम एब्नॉर्मल लॉस को ऐड बैक करते हैं टू नेट प्रॉफिट्स। दिस इज फर्स्ट एडजस्टमेंट। नाउ लेट्स कम टू सेकंड एडजस्टमेंट। So before coming to the second, let me tell you the example of abnormal loss. So example of abnormal loss is loss due to fire, या फिर you can say loss due to theft, चोरी हो गई, आग लग गई स्टॉक के अंदर। These are the abnormal losses. So let's come to the abnormal income. Second adjustment is regarding abnormal income. तो abnormal income का example क्या है, gain on sale of machinery. So this is abnormal income. Now abnormal income के साथ हमने क्या करना, abnormal income should be deducted from net profits. Abnormal income को हमें deduct करना है. What is the reason? It is not earned due to reputation of the business, because ये हमने reputation के कारण नहीं कमाई। एबनॉर्मल इनकम हमारे पास कोई एसेट था, हमारे पास कोई फिक्स एसेट था, वो हमने बेचा, उसके ऊपर हमें गेन हो गया। सो दिस इज नॉट जस्ट ड्यू टू द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। ये तो ऐसे बेच दिए, लॉस भी हो सकता था वहां से, दोनों चीजें हैं पॉसिबल। देयरफॉर एबनॉर्मल इनकम को हमें डिडक्ट करना है फ्रॉम नेट प्रॉफिट। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। सो दिस इज सेकंड एडजस्टमेंट। लेट्स कम टू द थर्ड। द वेरी थर्ड इज income from investments should be deducted. Now you can relate it with the gain on sale of machinery. हमें कोई इनकम होती है इन्वेस्टमेंट से, तो हमें उसे भी डिडक्ट करना है। सेम रीजन है, बिकॉज ये रेपुटेशन की वजह से नहीं है, जस्ट इनकम होगी, हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट थी, हमने बेच दिया उसे, गेन हो गया वहां से, तो गेन को तो हमें डिडक्ट करना है। The very fourth is remuneration of partner should be deducted. Remuneration to partner should be deducted. क्यों? Because it is paid due to the skill of a partner. इसकी पेमेंट हमने, पार्टनर ने फर्म के लिए कोई काम किया है, इसीलिए हमने उसे सैलरी दी है। पार्टनर ने फर्म के लिए कोई वर्क किया है, इसीलिए हमने पार्टनर को सैलरी दी है। सो देयरफॉर हम रेमुनरेशन टू अ पार्टनर को भी हम डिडक्ट करेंगे। इट इज पेड ड्यू टू स्किल ऑफ अ पार्टनर। सो दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 4। नेक्स्ट इज अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इन दो एडजस्टमेंट्स को ना, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन को जरा ध्यान से समझना। इसके ना दो इफेक्ट्स होंगे। दो इफेक्ट्स कैसे होंगे देखिए। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर के अंदर, तो नाउ लेट्स अज्यूम देयर आर 2 years, दैट इज 2013 एंड 2014, ठीक है, 2013 और 2014। सो अंडर वैल्यूएशन हमने कर दी इन द ईयर 2013। 2013 के अंदर हमने क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखा दिया। अब क्लोजिंग स्टॉक को हमने कम दिखाया है, इट मींस हमारा जो प्रॉफिट है वो कम है। हमने जो प्रॉफिट रिकॉर्ड किया हुआ है वो प्रॉफिट कम है, और रियलिटी में वो प्रॉफिट ज्यादा है, इसीलिए एडेड टू द करंट ईयर प्रॉफिट। इसीलिए हम जितने भी वैल्यू से हमने अंडर वैल्यू किया है, जितने से कम दिखाया है हमने क्लोजिंग स्टॉक, उतनी वैल्यू से हम प्रॉफिट के अंदर उसे ऐड कर देंगे। सो इट इज एडेड टू द करंट ईयर प्रॉफिट। इसकी सेकंड एडजस्टमेंट क्या होगी? इट मींस अगर 2013 में हमने अंडर वैल्यू किया है क्लोजिंग स्टॉक, तो यहां पर प्लस होगा, ऐड होगा। सेकंड एडजस्टमेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट। अगले साल के प्रॉफिट से हमें इसे डिडक्ट करना, मींस माइनस करना है। इट मींस यहां से हम इसे माइनस करेंगे। अब आपने +1 के अंदर एक पढ़ा होगा, करंट ईयर क्लोजिंग स्टॉक इज नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक। करंट ईयर क्लोजिंग स्टॉक इज नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक। नो, अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक, करंट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे हमने कम दिखा दिया, इट मींस हमारा नेक्स्ट ईयर का जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी हमने कम दिखाया। नाउ नेक्स्ट ईयर के अंदर जब हमने ओपनिंग स्टॉक को कम दिखाया तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, इसीलिए हम इसे वहां से माइनस करेंगे।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। अगर गुडविल चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो ये एडजस्टमेंट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ये दोनों के, अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन। सो अंडर वैल्यूएशन के लिए फिर से समझ लेते हैं, करंट ईयर प्रॉफिट के अंदर हम इसे ऐड कर देंगे, नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वहां से हम इसे माइनस कर देंगे, वेरी सिंपल। अब एक और चीज यहां पर समझ लो, इन केस 2014 का हमें प्रॉफिट है ही नहीं, सिर्फ 2013 है, और 2013 के अंदर ही हमने अंडर वैल्यू कर दिया, तो अब आपने नेक्स्ट ईयर जानबूझ कर नहीं बनाना, 2013 ही खत्म है तो प्लस कर दो बस, नेक्स्ट ईयर नहीं है तो नहीं है, करंट ईयर ही है तो उसके अंदर आपने इसे प्लस कर देना है, दैट्स इट। नाउ लेट्स कम टू द सिक्स्थ एडजस्टमेंट, दैट इज ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हमने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया, क्लोजिंग स्टॉक था हमारे पास 15,000 का, हमने उसे दिखा दिया 20,000 का, तो क्या करना है, लेट्स सी द एडजस्टमेंट, डिडक्टेड फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट। नाउ जब हमने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाने से, ओवर वैल्यूएशन करने से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, इसीलिए ओवर वैल्यूएशन को हम डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम करंट ईयर एंड फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर इट विल बी एडेड बैक, बिकॉज करंट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगर हमने ज्यादा दिखा दिया, ओवर वैल्यू कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यू हो जाएगा, सेम रीजन, बिकॉज करंट ईयर क्लोजिंग स्टॉक इज नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक। ये अब हम करते हैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जहां पर हम कंप्लीटली सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझने वाले हैं। एक ही क्वेश्चन होगा, इसके अंदर कुछ एक मैं एडजस्टमेंट ऐड ऑन कर दूंगा, सेम क्वेश्चन को 3 पार्ट्स के अंदर हम ये करने वाले हैं, मींस सेम क्वेश्चन है, थोड़े से चेंजेस करूंगा, 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। सो द वेरी फर्स्ट इज द गुडविल ऑफ अ फर्म इज एस्टिमेटेड एट 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। इस लाइन का मतलब क्या है, यहां पर ये जो 2.5 years है ये है नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज, इट मींस 2.5 साल तक ऐसे प्रॉफिट्स आपको होते रहेंगे। फर्दर ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, इट मींस हमने जो एवरेज प्रॉफिट निकालना है वो 4 years का कंसीडर करना है। आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी हम कोई ईयर्स को कंसीडर करेंगे हमने लेटेस्ट ईयर्स को कंसीडर करना है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर यहाँ पे हमें 2003 भी गिवन होता और हमें बोला है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, तो हमें लेटेस्ट 4 years कंसीडर करनी है, 2007, 6, 5, 4, ये ऐसे ही कंसीडर करना है हमें ईयर्स को। अभी इस क्वेश्चन के अंदर 2003 नहीं है, एक पॉइंट समझाना था, तो आई होप ये क्लियर हो गया। सो 2.5 इज नंबर ऑफ इयर्स परचेज और एवरेज प्रॉफिट हमने 4 years का टेकअप कर दिया। तो सबसे पहला स्टेप यहां पर कर लेते हैं, चलिए सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1 इज फाइंड एवरेज प्रॉफिट। नाउ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जितने भी साल है प्लस करने का, ये 000, 10 और 18, 3, 4 और 10, 1,08,000 का हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया। सो देयरफॉर रुपीज 1,08,000 डिवाइड बाय 4, 1 2 3 4। सो देयरफॉर यहां पर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 27,000, एवरेज प्रॉफिट विल बी 27,000। सो आई होप स्टेप नंबर 1 इज क्लियर। किया क्या है, जितने भी साल के प्रॉफिट गिवन है प्लस किया, टोटल प्रॉफिट आ गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, एवरेज प्रॉफिट, सो सिंपल। स्टेप नंबर 2 इज फाइंड गुडविल। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर गुडविल, is average profit multiplied by number of years purchase, so 27,000 is our average profit and number of years purchase is 2.5, so 2.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, 54 और 13 500, it will come 67500. Therefore the goodwill of the firm is 67500. So this is our first part of the question. I hope it is clear to you. एक एडिशन कर देते हैं। अब एक एडिशन क्या है, there is a loss,
there is a loss in the year 2006. Now there is a loss, 20,000 का लॉस। अब लॉस को हमने क्या करना होता है, while finding the total profit, लॉस को हम माइनस करेंगे। ध्यान रखना, लॉस को हम माइनस करते हैं। ये 1,08,000 रुपए निकाले थे, इन सबको प्लस करके अब 20,000 यहां से माइनस हो जाएंगे, 20,000 यहां से माइनस हो जाएंगे। इग्नोर नहीं करना था उसको कभी भी। तो लेट्स सी अब क्या चेंज आता है इससे। सो द चेंज इन इट, एवरेज प्रॉफिट हमारा चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा। सो दीज आर द चेंजेस। अब टोटल प्रॉफिट निकालें तो 1,08,000 में से हम अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड 40,000 माइनस कर दें, टोटल प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। सो द टोटल प्रॉफिट हियर विल बी 68,000। आप चाहो तो इसे प्लस करके इन तीनों को प्लस करो, इसे माइनस कर दो, 68,000 ही आएगा, नथिंग। सो टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, 68,000 डिवाइड बाय 4। सो 68,000 को 4 से डिवाइड करेंगे, इट विल कम टू 17,000। It will come to 17,000 rupees. 17,000 will be our average profit. And in the very next step हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी, बिकॉज एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारे पास हैं, तो 17,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 34,000 प्लस 17,000 का हाफ कर दीजिए, इट विल बी 42,500। Therefore, the value of goodwill will be 42,500। ये आंसर हो जाएगा। देखिए छोटा सा चेंज किया, प्रॉफिट को ही चेंज करके, प्रॉफिट की जगह पर लॉस हो गया, लॉस को आपने माइनस करना है, दैट्स इट। सो दिस इज आवर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सॉरी टेस्ट के लिए दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। So further, let's come to the third part of the same question. कुछ एडजस्टमेंट्स अब यहाँ पर हम ऐड होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन जिसके अंदर एडजस्टमेंट्स होंगी। So look at the question. वैल्यू सेम है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस सेम, एवरेज प्रॉफिट इज सेम। मैंने चेंज क्या किया है, यहाँ पर जो रिसेंट हमने क्वेश्चन किया था वहां पे मैंने लॉस किया था, अब ये प्रॉफिट है। Now there are some adjustments. In the year 2004 asset was sold at a gain of rupees 5,000। 2004 के अंदर हमने एक एसेट को बेच दिया और वहां से हमें गेन हुआ 5,000 रुपए का। सो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यू कैन लिंक इट। सो दिस इज एन एबनॉर्मल गेन। नाउ एबनॉर्मल गेन के साथ हम क्या करते हैं, एबनॉर्मल गेन इज डिडक्टेड, एबनॉर्मल गेन इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट। किस ईयर का है ये प्रॉफिट, 2004। देयरफॉर आपको यहां पर सिर्फ माइनस करना है 5,000 रुपए। लेट्स कम टू एडजस्टमेंट नंबर 2। इन द ईयर 2005 मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट और वहां से हमें लॉस हुआ 30,000 रुपए का। अब एक्सीडेंट एवरी ईयर तो नहीं होता, दिस इज एन एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस के साथ हम क्या करते हैं, इट इज एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट। सो 30,000 को हम 2005 के प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देंगे, 30,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इन द ईयर 2006 फर्म्स एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। हमने फर्म की एसेट्स की इंश्योरेंस नहीं करवाई 2006 के अंदर, इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग रुपीस 10,000। नाउ ये जो एक्सपेंस है दिस इज रेगुलर इन नेचर। हमने 2006 के अंदर ये एक्सपेंस नहीं किया, ये एक्सपेंस 2006 के अंदर नहीं किया, 2004 के अंदर ये एक्सपेंस हुआ, 5 के अंदर हुआ, 7 के अंदर भी हुआ, सिर्फ 2006 के अंदर ये एक्सपेंस नहीं हुआ। सो इट मींस इट्स अ रेगुलर नेचर एक्सपेंस, और रेगुलर नेचर एक्सपेंसेस को हम हमेशा माइनस करेंगे। सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ 2006। सो माइनस 10,000। दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 3। Now what is adjustment number 4? Profit for the year 2007 excludes the partner salary of rupees 5,000। जो 2007 का जो प्रॉफिट है उसके अंदर हमने पार्टनर की सैलरी नहीं दी, 5,000 रुपए की, एक्सक्लूड्स है। हमने पढ़ा था रेम्यूनरेशन टू पार्टनर इज ऑलवेज डिडक्टेड बिकॉज सैलरी टू अ पार्टनर
is due to skill of a partner. पार्टनर मेहनत कर रहा है फर्म के लिए, इसीलिए फर्म उसे सैलरी दे रही है, फ्री फंड में नहीं दे रही है. So therefore it will be deducted from the profit of 2007. So therefore हमारे पास टोटल प्रॉफिट्स कितने आ जाएंगे, इसको हम बोलेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट, इनको हम बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट्स. So 28,000 minus 5,000, it will be 23,000, and 35,000 plus 30,000, it will be 65,000, and 20,000 minus 10,000, it will be 10,000. Further 25 minus 5, 20,000. So therefore हमारे पास टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा, लेट्स सी 0 0 0, 5 और 3 8, 6 2 8, 8 और 3 11, 1,18,000 हमारे पास ये प्रॉफिट आ गया, 1,18,000. सो 1,18,000 हमारे पास आ गया टोटल प्रॉफिट. सो 1,18,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, कितने हैं, 1 2 3 4, 4 इयर्स है. सो 1,18,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे, आइए करके देख लेते हैं. 1,18,000 डिवाइड बाय 4, 2 8, 38, it will come to 9 and it will be 36, 21 carry 29,500, 29,500 will be our average profit. So average profit हमारे पास आ गया 29,500. इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, और गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, AP मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज. नाउ हमारे पास नंबर ऑफ इयर्स परचेज है 2.5. सो देयरफॉर AP 29,500 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 29,500 मल्टीप्लाई बाय 2.5 will come to rupees 73750. This is our answer, 73750. So these are the questions which are related to the simple average profit method, and यहाँ पर हमारा ये मेथड होता है खत्म. So let's end up the video. So I request you all to please subscribe to our channel and do like our videos, do comment, do give us reviews regarding the quality of the videos, regarding the voice quality. Thank you so much.